नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम एक बार फिर बात करेंगे भारत और अमेरिका के टैरिफ वॉर की। अब जैसा कि सभी को पता ही है, टैरिफ वॉर में इस वक्त पूरी दुनिया उलझी हुई है। अमेरिका दुनिया के कई देशों को ब्लैकमेल कर रहा है इस टैरिफ के जरिए। अब अगर हमारे भारत की स्थिति को हम समझें, तो जहां सरकार अड़ी हुई है कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर में अमेरिका को एंट्री नहीं देगी, और कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर से कह दिया कि अगर उनका व्यक्तिगत रूप से कोई नुकसान होता है तो वो इस नुकसान को उठाने के लिए तैयार है। अब व्यक्तिगत रूप से कौन सा नुकसान, तो इससे जो है वो साफ तौर से समझ में आता है, और वो है प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत जो छवि है उसको खराब करने का एक प्रयास। और ये प्रयास कौन कर रहा है? ये प्रयास एक बुद्धिजीवी लोगों का वो ग्रुप जिसको हम गोदी मीडिया कह सकते हैं, क्योंकि वैसे गोदी मीडिया जो है वो आपने देखा होगा कि 2014 के बाद में जो नरेंद्र मोदी के, या हम कहें कि जो भारतीय जनता पार्टी या प्रो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं उनको कहा जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि गोदी मीडिया जो है वो 2014 से पहले हुआ करता था। और फिर हमारी विपक्ष। तो आज आप स्थिति ये देखिए, जब टैरिफ वॉर शुरू है और सबको पता है कि इससे ये नहीं कह सकते, अनुमान नहीं लगा सकते कि इसका असर जो है वो आंशिक होगा या लॉन्ग टर्म होगा, लेकिन यह तो तय माना जा रहा है कि इससे जो है वो भारत को कुछ नुकसान होगा इकोनॉमिकली। लेकिन फिर भी ये लोग खुश है क्योंकि इस बहाने ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है वो एक अभियान चला सकते हैं। अब इस अभियान में जब हम इसको समझते हैं, इसको इसी के तरीके से आकलन करके, तो फिर समझ में आएगा कि अमेरिका जो है वो चाहता क्या है। तो अमेरिका का पिछले 100 साल का इतिहास, पिछले 100 साल के इतिहास में अमेरिका ने, जिस भी देश ने चुनौती दी अमेरिका को, उस देश को नष्ट करने के लिए अमेरिका ने भरपूर प्रयास किया। पहला उदाहरण, जापान। जापान ने एक बड़ी चुनौती दी, तो अमेरिका ने जापान के 2 शहरों के ऊपर बम गिराए। ये पूरा देश और दुनिया जो है वो जानता है, क्योंकि इतिहास के पन्नों में ये दोनों घटनाएं, हिरोशिमा और नागासाकी की, दर्ज है। फिर उसके बाद में हम आ जाते हैं यूएसएसआर। तो एक समय था जब सोवियत संघ जो है वो बड़ा मजबूत हुआ करता था, तो उसको तोड़ने के लिए कोल्ड वॉर चली, और कोल्ड वॉर के बाद में यूएसएसआर के 17 टुकड़े कर दिए गए। फिर हम आते हैं, इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे देशों की लिस्ट जो है वो हम गिनवा सकते हैं। यूएसएसआर को कंट्रोल करने के लिए और रशिया के खिलाफ जो है वो एक बड़ा अभियान करने के लिए, आज जिस तालिबान की हम बात करते हैं अफगानिस्तान में, तो ये तालिबान संगठन जो है वो अमेरिका का खड़ा किया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका की नीति क्या रही है पिछले 100 साल में। और फिर आप इराक का एग्जाम्पल लीजिए, आप ईरान का एग्जाम्पल लीजिए। तो अमेरिका के लिए, अमेरिका को लगा कि यह देश जो है वो चुनौती बन सकता है, उस देश को कैसे खत्म किया जा सकता है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। और उसको, किसी भी देश को कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ी जरूरत होती है पैसे की, और अमेरिका के पास आपको पता है आर्थिक महाशक्ति है, तो पैसे की कोई कमी नहीं है। तो वर्तमान सिनेरियो में हम देखते हैं तो 4 साल से रशिया, क्योंकि ईस्टर्न, अगर हम देखते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज की बात ना करके ईस्टर्न कंट्रीज की अगर हम बात करें, तो रशिया, चाइना और इंडिया, ये 3 ऐसे देश हैं जो अमेरिका को निकट भविष्य में चुनौती दे सकते हैं। तो पहले रशिया को कंट्रोल करने के लिए यूक्रेन को प्रलोभन दिया गया नाटो में शामिल होने का, और उसका अंजाम आपने देखा। पिछले 4 साल से रशिया और यूक्रेन लड़ाई में उलझे हुए हैं, युद्ध में उलझे हुए हैं। यूक्रेन लगातार उसको हथियार सप्लाई किया, लेकिन आज यूक्रेन की स्थिति क्या हो गई। और आपको यह भी समझना होगा कि रशिया और यूक्रेन, अमेरिका क्यों चाहता है कि अब युद्ध विराम हो जाए। जब हम ये तर्क देते हैं कि अमेरिका ने जानबूझकर जो है वो यूरोप में आग लगा रखी है, रशिया और यूक्रेन के बीच में,
तो फिर अचानक ये शांति का वार्तालाप या शांति का जो राग है वो क्यों अलापने लगा? तो उसके पीछे की कहानी ये है कि यूक्रेन में जो रेयर अर्थ है, यूरेनियम है, अमेरिका उसको चाहता है। अब रूस ने हमले जो है वो तेज कर रखे हैं, तो ऐसी स्थिति में अमेरिका अपने जो उसकी सोच है उसमें वो कामयाब होता हुआ दिखाई नहीं देता। तो अमेरिका चाहता है कि अब रसिया, उसने बहुत बड़ा हिस्सा, उसका बहुत नुकसान हो गया, तो अब जो है वो रसिया को खड़े होने में टाइम लगेगा, इसलिए युद्ध विराम ही एक रास्ता बचता है। इसके अलावा इजराइल, आपने देखा ईरान, या आपस में किस तरीके से फिलिस्तीन ये उलझे हुए हैं, और फिर अमेरिका के आप स्टेटमेंट देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर अमेरिका की सोच जो है वो है कहां तक। तो बचते हैं चीन और भारत। चीन और भारत की जब हम बात करते हैं तो चीन सीधे तौर से आपको पता है अमेरिका के लिए चुनौती है, और भारत इमर्जिंग इकोनॉमी, लगातार तेजी से ग्रोथ करती हुई इकोनॉमी। अब इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने पिछले कुछ सालों में किया क्या? तो किया क्या आप देखोगे, पिछले कुछ दशकों से अगर आप अगर रईसों की बात करोगे इस दुनिया में, अमीर व्यक्तियों की, उद्योगपतियों की, तो 10 में से 8 या 9 उद्योगपति आपको सिर्फ अमेरिका के मिलेंगे। अब ये चमत्कार कहां से? तो ये चमत्कार को समझने के लिए हम बात करते हैं चीन को। चीन में जैकमा, आपने नाम सुना होगा, और बीच में जैकमा जो है वो बिल्कुल गायब। तो आखिर जैकमा कहां चला गया? जैकमा उस वक्त, जिस वक्त गायब हुआ, उससे पहले दुनिया का तीसरा सबसे रईस व्यक्ति था, और आने वाले समय में अमेरिका के रईसों के लिए, उद्योगपतियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। तो अमेरिका ने दुनिया को साथ लेकर, दूसरे देशों को साथ लेकर एक लॉबिंग शुरू की, और उस लॉबिंग का अंजाम क्या हुआ आप समझ सकते हैं। फिर उसके बाद में आते हैं पिछले 5 सालों में। तो पिछले 5 सालों में अमेरिका, अगर भारत की तरफ से हम चुनौती देखते हैं तो फिर आता है अडानी और अंबानी। तो पिछले 5 सालों में अडानी ने जिस तरीके से प्रोग्रेस दिखाई, 2024 तक अनुमान था कि शायद अडानी जो है वो दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति बन जाएगा, सबसे अमीर व्यक्ति। लेकिन उससे पहले ही जिस तरीके से अमेरिका से एक चाल चली गई, चाहे वो हिंडनबर्ग ही क्यों ना हो, और फिर उसके बाद में अडानी को कहां लेकर आ गए आपको पता होगा, सीधे टॉप 20 के बाहर। तो ये अडानी के खिलाफ नहीं, ये सीधे तौर से जो है वो भारत के खिलाफ एक साजिश थी। और इस साजिश का फायदा, क्योंकि अमेरिका को पता है कि भारत का विपक्ष और उसकी भूमिका क्या है, भारत का विपक्ष जो है वो किस तरीके से काम करता है और उसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दुनिया का कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि पूर्ण बहुमत की सरकार बने। सब ये चाहते हैं कि भारत में एक मिश्रित सरकार बने, एक अलायंस वाली गठबंधन की सरकार बने, जिसको जब मर्जी जो है वो टांग खींचते रहे और वो उसी में उलझे रहे, उसकी ब्लैकमेलिंग करते रहे। और फिर आता है, अगर हम इसके साथ में विपक्ष की भी बात करें तो विपक्ष की भी तो यही बात है, विपक्ष भी जो है वो यही चाहता है। विदेशी कोई रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट को लेकर जो है वो संसद में और भारत के लोगों को भ्रमित करने का एक प्रयास किया जाता है। तो आप सोचकर देखिए उसका नुकसान क्या है। क्योंकि जब हम अडानी की बात करते हैं, क्योंकि देश जो है वो उद्योगपतियों से चलता है, इकोनॉमी जो है वो उद्योगपतियों से होती है, और ऐसे में जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या हम कहें कि प्रोडक्शन जो है या मेक इन इंडिया पर जोर देना, तो ये काम कौन करेगा? ये काम होता है इंडस्ट्रियलिस्ट का। और अडानी का अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से अडानी ने ग्रीन एनर्जी के उसमें काम किया, क्षेत्र में ग्रीन, जिसका आप मिलेगा आपको ग्रीन हाइड्रोजन वाला, तो वो एक विकल्प था पेट्रोल और डीजल का, और आने वाले समय में ये इसकी जगह ले सकता है। इस क्षेत्र में सबसे अगर तेजी से किसी ने काम किया तो वो है अडानी। तो अडानी को गिराना अमेरिका के स्वभाव से अगर आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि उसमें हमारा विपक्ष और हमारा मीडिया, कोई बुराई नहीं है, हम कह सकते हैं कि हमारा मीडिया जो है वो किस हद तक बिका हुआ है, किस हद तक जो है वो मीडिया प्रोपेगेंडा चलाता है।
आज जो अपने आप को ये दावा करते हैं कि वो बड़े बड़े पत्रकार हैं, आप उनकी पत्रकारिता का स्तर देखिए किस तरीके से फैक्ट्स, क्योंकि अगर आपके कोई फैक्ट्स को फैक्ट से चुनौती देता है तो समझ में आता है कि ठीक है, वो ये कर सकता है, ये उसका अधिकार है। लेकिन आपने देखा, और ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज यूट्यूब, फेसबुक, ये सारी कंपनियां जो है वो कहां से ऑपरेट होती है? यूएसए से। चाइना पिछले कुछ सालों में जो है वो इस खेल को समझ गया और चाइना ने एक बदलाव किया। और बदलाव क्या था? बाहर की किसी भी ऐसी कंपनी को, आपको पता होगा, फेसबुक हो, टिकटॉक हो, कोई भी हो, उसकी चाइना में एंट्री नहीं है। क्यों एंट्री नहीं है? क्योंकि इसके नुकसान क्या है। लेकिन उससे पहले चाइना में ऐसा हो सकता है क्योंकि चाइना में लोकतंत्र नहीं है, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का राज है और वहां पर फैसले जो है वो स्ट्रिक्टली लिए जाते हैं, जिसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता। आपने कोविड में देखा जिस तरीके से चाइना के मीडिया ने रिपोर्टिंग की, एक भी खबर, कुछ एक दो को छोड़कर, बाहर लीक नहीं हुई, और जिन्होंने ऐसा प्रयास किया गया उनको सजा दी गई। लेकिन भारत जैसे डेमोक्रेटिक देश में जो है वो ये संभव नहीं है, और इसका ये लोग जो है वो फायदा उठाते हैं। तो ये इस तरीके का फायदा उठाते हैं। तो आपने देखा होगा, मैं आपको फैक्ट्स के साथ कुछ चीजें बताता हूं। 2024 का लोकसभा चुनाव जब हुआ, उस लोकसभा चुनाव से 2 या 3 महीने पहले जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक वर्ग काम कर रहा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आप उनको उठाकर देखिए किस तरीके से उनको ट्रैफिक दिया गया। और वो लोग जो उससे पहले अच्छे चल रहे थे, उनके व्यूअर्स जो है वो, उनकी संख्या बड़ी अच्छी थी, अचानक से 3 महीने में जैसे शट डाउन कर दिया गया हो। तो आखिर ये खेल कैसे खेला गया? आप देखिए, आज भी स्थिति यही है। जो भारत की बात करता है, मैं नहीं कहता नरेंद्र मोदी की, लेकिन जो भारत के हित की बात करता है, जो भारत के लिए काम करता है, जो भारत के मुद्दों की बात करता है, प्रोग्रेस की बात करता है, आप उठाकर देखिए उसके कितने सब्सक्राइबर और कितने व्यूअर्स हैं। और आज आप जो है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ और भारत को गालियां देना शुरू कर दो, आप 10 दिन बाद देखो कि आपकी स्थिति क्या है। तो ये खेल कौन खेल रहा है? इसको कंट्रोल कौन करता है? तो इसको कंट्रोल करते हैं जोर सोरोस से लोग। और ये कहां बैठकर करते हैं? अमेरिका में। और अमेरिका, क्योंकि वो तकनीक में सबसे आगे हैं, इंडस्ट्री में सबसे आगे हैं, तो उनके पास पैसा है, वो इस तरीके का खेल खेल सकते हैं। लेकिन जब अमेरिका ये खेल खेल सकता है, तो आखिर हमारे जो बुद्धिजीवी आज भी टीवी डिबेट्स के ऊपर बैठ के बड़ा ज्ञान देते हैं, आखिर इनका ये ज्ञान और इस तरफ उनका ध्यान क्यों नहीं जाता? तो इससे एक तौर से साफ साफ नजर आता है, जैसे हम बात करते हैं आशुतोष जैसे पत्रकारों की। काशीराम के थप्पड़ ने उसको पत्रकार बना दिया, वरना इसके अलावा आशुतोष का कोई अगर अचीवमेंट है तो आप बताइए। नरेंद्र मोदी के खिलाफ उसने अपना एक एजेंडा चलाता है, और एक भी तर्क अगर पिछले 5 साल में, चाहे वो रवीश कुमार हो, चाहे आशुतोष हो, चाहे योगेंद्र यादव हो, बहुत सारी भविष्यवाणियां की, बहुत सारे नैरेटिव तैयार किए, लेकिन एक भी सच साबित हुई क्या? क्यों नहीं हुई? क्योंकि दुनिया, भारत के लोग इसको जानते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो एक प्रयास किया जाता है इस तरीके का कि भारत का डाउनफॉल हो तो ये लोग जो है वो खुश हो जाते हैं। तो इस वर्ग को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और ऐसा अभी नहीं, हम तो बहुत पहले से जो है वो इस बात को उठाते आए हैं कि आखिर इन लोगों के ऊपर एक्शन कब होगा। आज विपक्ष की भूमिका देखिए, जिस तरीके से सांसद और विधायक अपने विशेषाधिकार का गलत फायदा उठाते हैं और कुछ भी अनाप शनाप जो है वो स्टेटमेंट देने लग जाते हैं, और पूरी दुनिया जो है वो भारत का उसमें मजाक बनाती है। वो भारत की जो, जिसको हम कहें कि वो हेडलाइन बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि उनको पता है कि भारत का विपक्ष विपक्ष नहीं, वो शत्रु पक्ष की भूमिका में है। तो ये टैरिफ वॉर, अगर कोई ये कहता है कि रसिया से तेल खरीदना, तो अमेरिका भी खरीदता है और यूरोप भी खरीदता है। तो उन लोगों के ऊपर, और सबसे ज्यादा तो चाइना खरीदता है, तो चाइना के ऊपर सैंक्शंस क्यों नहीं? अकेले भारत के ऊपर ही क्यों? तो आपको समझ में आएगा कि अमेरिका की नीयत जो है वो है क्या। और खुद डोनाल्ड ट्रंप, वो तो खुद जो है वो एक बिजनेसमैन है, तो आप समझ सकते हैं कि वो इस गणित को किस तरीके से देखते हैं। क्योंकि उनको पता है कि कोई भी उद्योगपति भारत का अगर ऊपर आ गया, तो आप मानकर चलिए कि बहुत जल्दी, और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं,
क्योंकि भारत जो है वो 20% आबादी इस पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी को चलाती है, उसका एक बड़ा हिस्सा भारत के पास है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत का प्रोडक्शन जो सेक्टर है वो कितना बड़ा होगा। और ये हमारे इन जयचंदों के अलावा जो है वो सबको समझ में आता है। तो इसलिए ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस तरीके की साजिश क्यों चलाई जाती है। क्योंकि वो भारत के विकसित भारत की बात करता है। इससे पहले किसी सरकार ने ऐसा कोई विजन पे काम क्यों नहीं किया जिसमें विकसित भारत की बात की हो? कतई नहीं। आज हमारे आप यूपीआई सिस्टम को देखिए। अमेरिका चाहता है कि पूरी दुनिया जो है वो डॉलर में व्यापार करे, लेकिन भारत ने कुछ देशों के साथ करके दिखाया ना कि वो अपनी करेंसी में जो है वो बिजनेस करेगा। और आज यूपीआई ने किस तरीके से पूरी दुनिया को कंट्रोल किया। तो आप समझ सकते हो कि ऐसे देशों का दर्द क्या है और ऐसे में हम लोगों को कितना जागरूक रहने की जरूरत है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। और ऐसे वीडियो को मैं ये नहीं कहता कि आप जो है, क्योंकि हम लोगों की एक आदत होती है, हमें लगता है कि अगर हम चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे तो सामने वाले को पैसा मिलेगा। मैं नहीं कहता कि आप ऐसा करें, लेकिन कम से कम और लोगों को इस जानकारी से जो है वो अवगत जरूर कराएं। अगर कोई अच्छी चीज होती है, फैक्ट्स के साथ होती है, अगर आपके सामने कोई फैक्ट्स के साथ बात करता है, तो उस जानकारी को कम से कम जो है वो दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।